नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। प्रदेश में कई सालों तक सत्ता पर काबिज रही इनेलो पार्टी के पास फिलहाल एक भी सीट नहीं है। 2019 की इकलौती सीट एलनाबाद से भी उनकी पार्टी के इकलौते विधायक अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एलनाबाद सीट इनेलो और ताऊ देवीलाल के परिवार की परंपरागत सीट रही है और खुद अभय चौटाला लगातार यहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब दोबारा से अभय चौटाला चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। अगर इस चुनाव का नतीजा इनेलो के आशाओं के अनुरूप नहीं आता तो ये इनेलो के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर देगा, क्योंकि हाशिए पर जा चुकी अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए अभय चौटाला को संघर्ष करना होगा। हालांकि राहें तो भाजपा कांग्रेस के लिए भी आसान नजर नहीं आ रही हैं। तो आज सवाल आपका में एलनाबाद उपचुनाव को लेकर ही हम चर्चा करेंगे और सवाल करेंगे कि क्या उपचुनाव में अभय चौटाला पर जनता का भरोसा कायम रहेगा? क्या एलनाबाद की जीत या हार तय करेगी कि हरियाणा में किसान और जनता किसके साथ है? इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद से खाली हुई सिरसा जिला की एलनाबाद सीट पर 8 महीने के बाद उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस सीट पर दिवाली से पहले नया विधायक मिल जाएगा। इनेलो को उम्मीद ये है कि किसान आंदोलन के बीच जो मतदाता है वो उनका समर्थन करेंगे, यानी कि इनेलो को मतदाताओं का समर्थन मिलेगा, ऐसा उम्मीद वो लगाकर बैठे हैं। हालांकि उपचुनाव से पहले अभय चौटाला को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनके इस्तीफे से आंदोलनकारी किसानों का फायदा क्या हुआ, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था और अगर उन्हें फिर से विधायक ही बनना था तो फिर इस्तीफा दिया क्यों? वहीं अगर बात गठबंधन की करें तो भाजपा जजपा अपने विकास कार्यों को आधार बनाकर चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। हालांकि अभी तक केवल और केवल इनेलो की तरफ से ही अपने प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, जो कि अभय चौटाला होंगे। जबकि बात गठबंधन की करें, बीजेपी जेजेपी की या फिर कांग्रेस की करें, उनकी तरफ से अब तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में दोनों पार्टियों को अभय चौटाला के खिलाफ कौन से प्रतिद्वंदी को उतारना है यह भी देखना होगा। और एलनाबाद उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, सवाल आज ये भी रहेगा। तो आज सवाल आपका में इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा होगी। कुछ सवाल जो आज हम खास अपने मेहमानों से पूछेंगे, एक बार नजर उन तमाम सवालों पर, उसके बाद शुरुआत करेंगे आज के इस कार्यक्रम की। पहला सवाल, आंदोलन के बीच एलनाबाद उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये पहला सवाल हम करेंगे। दूसरा सवाल, क्या उपचुनाव में अभय चौटाला पर जनता का भरोसा कायम रहेगा? एलनाबाद की जीत या फिर हार क्या तय करेगी कि हरियाणा के किसान, हरियाणा की जनता किसके साथ है? और अगर आंदोलन जारी रहता है और अगर अभय चौटाला उपचुनाव जीत जाते हैं तो क्या वो फिर से इस्तीफे की तैयारी करेंगे? क्योंकि इसी वजह से उन्होंने पहले भी इस्तीफा दिया है। और अगर अभय चौटाला जीत गए तो आगे की रणनीति उनकी क्या होगी? एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी की राह कितनी मुश्किल होगी, कितनी आसान होगी, किसान आंदोलन के मद्देनजर भी इन तमाम सवालों को लेकर आज सवाल आपका में होगी चर्चा। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ, लेकिन कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उन नंबर्स पर कॉल करिए, दीजिए अपनी राय, पूछिए अपने सवाल। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी राय आप देना चाहते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। 2 खास मेहमान आज मेरे साथ रहेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता हैं भारत भूषण जुयाल और इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भारत भूषण जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है खबर फास्ट के मंच पर। जी धन्यवाद। भारत भूषण जी, क्या लग रहा है, एलनाबाद उपचुनाव में जीत हासिल कर पाएगी क्या गठबंधन सरकार? देखिए पूजा जी, सारे का सारा चुनाव जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने क्या एजेंडा लेकर के जाती। कांग्रेस का इनेलो का एजेंडा तो सुनने में जैसे आया है और काफी समय से वो कहते आ रहे हैं कि 3 कृषि बिलों के विरोध में जाकर के एलनाबाद में ये चुनाव लड़ेंगे कि हम कृषि बिलों के विरोध में हैं, ये कानून रद्द होने चाहिए। अब अगर इस एजेंडे पर चुनाव लड़ना है तो इसी एजेंडे पर तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने रिजाइन किया था। अब अगर वो या तो कृषि कानून को पलटवा देते, रद्द करवा देते, तब तो इनेलो ये कहती देखो हमने रिजाइन किया था, हमने संघर्ष किया तुम्हारे साथ सड़कों पर आकर और हमने जो है चुनाव अब में आगे हैं, अब हमें जिता दिया। जनता इनेलो से तो ये पूछेगी कि आपने रिजाइन क्यों किया, हमने तो कृषि बिलों के समर्थन या विरोध में तुम्हें विधायक नहीं बनाया था।
जनता अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए बनाया था। अब आपने अकेले कृषि कानूनों के विरोध में रिजाइन किया है, तो कृषि कानून तो वहीं खड़े हैं। तो अब आप चुनाव में दोबारा क्यों आ रहे हैं? लेकिन होना तो उनको भारत भूषण चाहिए जी, था कि नैतिकता कृषि के आधार कृषि पर प्रधान चुनाव न क्षेत्र लड़ते। है ना, किसी किसान को एलनाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है ना, वहां हम की मानते हैं, लेकिन समस्याएं। किसी किसान नेता को टिकट देते ना जी। जो किसान ये कहते हैं कि ये किसान है, ये धरने पर बैठे हैं, आंदोलन में है 8 महीने से, उनमें से किसी को अपना प्रत्याशी बनाते हैं। अच्छा, बीजेपी खुद का न एजेंडा लड़ते, क्या खुद रहेगा? लड़ने का क्या अर्थ है? गठबंधन का एजेंडा क्या रहेगा इस चुनाव में? क्या अपने विकास कार्यों को लेकर जाएंगे आप? गठबंधन कृषि कानून के समर्थन में या विरोध में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कि गठबंधन का कहना तो है कि 3 कृषि बिल हम किसानों के फायदे के लिए लाए हैं और फायदे गिनवा भी रहे हैं। अगर कहीं पर कृषि बिल का प्रश्न आएगा तो कृषि बिल के फायदे पहुंचाए जाएंगे, बताए जाएंगे जनता को पूरे डिटेल में। लेकिन जो एजेंडा रहेगा विकास का रहेगा, और ये एजेंडा रहेगा कि जो लोग विधायक बनने के बाद जनता के द्वारा चुनने के बाद उनको धोखा देते हैं, उनके मैंडेट को नकार देते हैं, उनको दोबारा से विधायक बनाने से आपको क्या फायदा होने वाला है? सरकार सत्ता में है, 3 साल सत्ता में है, आप अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को चुन करके लाइए जो सरकार में आपकी बात कर सके, आपकी समस्याएं उठा सके। एलनाबाद के विधायक अभय सिंह थे, वो तो छोड़ करके चले गए। समस्याएं और भी हैं, विधानसभा में लड़ते, विधानसभा में विरोध करते कृषि बिलों का, लेकिन क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधित्व को इस प्रकार ठुकराते नहीं। भारत भूषण जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। ओंकार सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के मंच पर। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, चूंकि लगातार अभय चौटाला को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर फिर से विधानसभा तक जाना था तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? क्या ये महज नाटक था? जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता भाई की डिबेट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर तो अभय चौटाला ने किसान कानून को पलटवा दिया हो तो वो दोबारा चुनाव लड़ेगा। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, हमारे कोई सेंटर में सरकार नहीं है ना, अभय चौटाला की अथॉरिटी है। अगर कोई अथॉरिटी होता तो जरूर पलटवा भी देते। और दूसरा, अभय चौटाला को आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अभय चौटाला से आपको डर क्यों लग रहा है? एकमात्र अभय चौटाला ही तो 4214 एमएलए में से, पूरे देश के एमएलए में से एक अभय चौटाला ही तो है जिन्होंने किसानों के अपने लेकिन किसान तो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना ओंकार सिंह जी, किसानों की लड़ाई खत्म हो गई क्या? मैं इस्तीफा देने से पहले भाई अभय सिंह चौटाला ने अपने हल्के की जनता से सलाह मशवरा करके इस्तीफा दिया। अब जब चुनाव लड़ने का टाइम आया तो कोई भी व्यक्ति अपने हल्के की जनता को भगवान के रूप में देखता है। उन्होंने अपने हल्के की जनता से, आपने देखा परसों की वीडियो को, जब भाई अभय सिंह चौटाला जी मौजूद थे और ओम प्रकाश चौटाला जी वहाँ पे मंच के ऊपर थे, उन्होंने वहाँ की जनता से पूछा कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता भगवान का रूप होती है। ठीक है, लोकतंत्र में राजा नहीं होता, राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता। ओंकार जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभय चौटाला फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कृषि बिलों के विरोध में अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। अगर वो एलनाबाद का उपचुनाव जीत जाते हैं लेकिन किसानों का आंदोलन अगर चलता रहता है तो क्या फिर से वो इस्तीफा देंगे? मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ बीच में। भाई अभय सिंह चौटाला जुबान के धनी है, एकमात्र नेता पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में है जिन्होंने अपने जुबान के अनुसार 26 तारीख तक कृषि बिल रद्द न होने पर 27 तारीख को इस्तीफा दिया। ठीक है, मैं उसी से जुड़ा तो सवाल कर रही हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर जनता उनको कहती है, लोकतंत्र में तो जनता प्रधान होती है ना, ये राजा महाराजा की सत्ता नहीं है, ये मोदी और योगी की सत्ता नहीं है, खट्टर फट्टर की सत्ता नहीं है। तो ये वहाँ पे वो जो जनता कहेगी उसको मानना है भाई अभय सिंह चौटाला ने। अब एलनाबाद की जनता अगर कहती है कि आप चुनाव लड़ो और विधानसभा में जाके फिर से संघर्ष करो, तो इसमें इनको मिर्चें क्यों लग रही हैं? क्यों भाई अभय सिंह चौटाला से डरने लग रहे हैं? यानी आप कह रहे हैं कि फिर से जनता के साथ सलाह मशवरा होगा। ये मात्र उपचुनाव नहीं है, ये हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा, किस दिशा में जाएगी राजनीति और क्या दशा होगी देश की, प्रदेश की, ये तय करेगी। ये वो अभय सिंह चौटाला है जो इस चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। और विरोधियों की जो है जीतने की बात कर रहे हैं ना, इनकी अगर जमानत भी बच गई तो आप बताना। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ ओंकार सिंह जी, लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक जुड़ रहे हैं जींद से, अशोक खन्ना। अशोक जी, स्वागत है आपका। अशोक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है, पूछिए। माफी चाहूंगी मैं, प्लीज एक बार कॉल डिस्कनेक्ट कीजिएगा। हम अभद्रता के लिए माफी चाहेंगे इस तरीके की, अगर कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल
अगर ऑन स्क्रीन टीवी पर किया जाता है। मैं माफी के साथ चाहूंगी, दर्शकों से भी माफी मांगना चाहूंगी और अतिथिगण जो हमारे साथ जुड़े हुए उनसे भी माफी मांगना चाहूंगी। मैं दोबारा से रुख करूंगी भारत भूषण जी का। भारत भूषण जी, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से इस बात का भी जिक्र कर दिया गया है कि गठबंधन जो है वो मिलकर के ये चुनाव लड़ेगा, आपको लगता है कि आप जीत हासिल कर पाएंगे क्या? निश्चित रूप से जब जनता के बीच में ये प्रश्न जाएगा कि अब कौन से एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी, जो इतने सालों में किसान गाँव में तो घुसने नहीं दे रहे, ये अरे ओंकार जी, आप शांत हो जाइए, आप बीच में बैठे, मैं बोल रहा हूं, घुसने नहीं दे रहे। आप बात कर, मैं बोल रहा था क्या? खिरी में आपने अरे आप बीच में, मैं बोल रहा था कि आपके बीच में आपको घुसने नहीं दे उधर रहे, उनको चुप कराइए ना। प्लीज सर, एक एक करके। ओंकार जी, आपको मैंने पूरा वक्त दिया ना, एक एक करके। सवाल कई है मेरे पास, आपसे भी पूछूंगी मैं सवाल, तो बताइए। आज हम जो है जनता के बीच में ये सवाल उठाएंगे और जनता इनेलो से कांग्रेस से पूछेगी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं, अगर वो रद्द होने के काबिल है, तो आप बताइए कि किसान के हितों में कौन से कानून बनने चाहिए। स्पष्ट करें अपने एजेंडा। आप तो चुनाव आ गया, घोषणा पत्र तैयार करके जनता के सामने लाए कि भाजपा के कानूनों में ये कमी है और हम जो है इस प्रकार का कानून चाहते हैं, लाएं तो सही कोई एजेंडा। 10 महीने अगर कहते हैं कि ये आंदोलनरत हैं किसान, लेकिन तो क्या उन किसानों के लिए किसी कानून का प्रारूप तैयार किया? चाहे इनेलो में चाहे कांग्रेस ने। ओम प्रकाश चौटाला कह रहे किसानों थे के फायदे लेके क्या कानून का प्रारूप होना चाहिए, हम मांग करते हैं कि आप प्रारूप लेकर के आइए और कंपैरिजन कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, उसके मुकाबले में ठीक करिए, है। फिर प्लीज चुनाव में, एक एक फिर चुनाव में करके। उतरिए। भारत भूषण जी, एक सवाल आपसे। ओम प्रकाश चौटाला कह रहे थे कि आप लोगों के पास उम्मीदवार तो है नहीं, आपने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, आपके पास उम्मीद नहीं है अभी चौटाला के। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सजा याफ्ता मुजरिम है। ओंकार सिंह यदि खट्टर फट्टर शब्द का प्रयोग करे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उनको ऐसा समझना पड़ेगा कि उसी भाषा में उत्तर सुनेंगे तो सजा याफ्ता मुजरिम, सजा याफ्ता मुजरिम जो भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल जेल काट के आ रहे हैं, वो हरियाणा की जनता को आकर के नेतृत्व देंगे। किस प्रकार के संदेश आप देना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता में, राजनीति में, कि आप मुख्यमंत्री रहे, आपने धोखाधड़ी की, आपने हेराफेरी की, आपने भ्रष्टाचार किया, गरीब लोगों के 3200 घर के लोगों का चूल्हा बुझा दिया और आप दोबारा से चुनाव में उतर रहे हैं। जनता पूछ रही आपसे, आज आप आए तो सही। मैं लौट रही हूँ दोनों के पास। एक दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, काला कुमार है सिरसा से। ठीक है सर, आ रही हूँ। भारत भूषण जी, लौट रही हूँ आपके पास, प्लीज। काला कुमार है एक दर्शक सिरसा से। सर स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम जी। हेलो जी बताएं। मैम, ये चुनाव तो ठीक है, ये चुनौती की बात देखी कि आपने कैसे बोला बेकाल है। दुकानदार हैं कोई बात नहीं करता जी, मजदूर आदमी की, इसके काम धंधे बंद रहे हैं लॉकडाउन में, उसकी बात तो कोई नहीं करता नहीं ना। देखिए, तरह तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है लगातार खबर फास्ट की तरफ से कि हम तरह तरह के मुद्दों को उठाएं और जनता के मुद्दों को ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। भारत भूषण जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पवन बेनीवाल पिछले 2 चुनावों में कहीं ना कहीं अभय चौटाला के अगर अगेंस्ट में देखा जाए तो उन्होंने कड़ी उनको टक्कर दी थी, अब वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है और एलनाबाद उपचुनाव को अगर खास तौर पर देखें, जिस वजह से ये सीट खाली हुई, किसान आंदोलन ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा। पवन बेनीवाल कांग्रेस में चले गए हैं, इतना कॉन्फिडेंस अभी भी गठबंधन सरकार को कैसे है कि आप इस चुनाव को जीत पाएंगे? देखिए, पिछली बार भी पवन बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। पवन बेनीवाल जी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर चुनाव लड़ा गया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जजपा के साथ गठबंधन के सरकार में है, तो दोनों दलों ने जब निर्णय लेना है, निर्णय ले लेंगे कि कौन सी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़ा होगा, तो वो गठबंधन का उम्मीदवार होगा। और 45,000 के लगभग हमें वोट मिले थे, 6,500-7,000 के बीच में जो थे जजपा को वोट मिले थे, तो उस हिसाब से हम अपना वोट बैंक देखें तो हमारा तो वोट बैंक जाता है जीत की तरफ। तो हम उसी आधार को लेकर के चले। दोनों पार्टियां अपने मतदाताओं के बीच में जाकर के अपना एजेंडा रखेंगे। 6 साल के कार्यकाल में जो भाजपा की सरकार ने काम किया है, वो इन 2 साल में लगभग जो पूरे होने वाले हैं, उसमें जो काम किया है, जनता के बीच में विकास कार्यों को लेकर के जाएंगे। किसानों के हितों में जो काम हरियाणा सरकार ने किए हैं, पूरे देश में किसी सरकार ने नहीं किया। इसके दावे को देखिए भारत भूषण जी, आप दावा कर रहे हैं कि किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, ठीक है।
आप मुझे बताएं कि अगर सुनिए एलनाबाद चुनाव की, 12,000 एमएसपी दी जा ठीक रही है है ठीक है, हरियाणा में। आपने बहुत काम उच्चतम किया, इस रेट बात गन्ने का का जिक्र दिया आप जा रहा लगातार है। करते हैं, किसानों लेकिन को अब 12,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, 30-30 हजार रुपए फसल बीमा योजना के दिए जा रहे हैं। पूरे देश में कहीं ऐसी योजना है? हम ठीक तो है, अपने तो हरियाणा क्या प्रदेश के जो किसान एलनाबाद हितैषी उपचुनाव नीतियां की उनको सामने हार या लेकर के जीत, आएंगे। सर मेरा सवाल सुनिए, एलनाबाद जी। उपचुनाव की हार या जीत क्या ये तय कर देगी कि हरियाणा की जनता और हरियाणा के किसान किसके साथ हैं? ऐसा तय नहीं हो सकता, ऐसा तय नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर इस मुद्दे पर चुनाव कांग्रेस से इन्होंने उनको लड़ी मालूम है, है जीत तो नहीं पाएंगे। भारतीय जनता उनको पार्टी मालूम है ने वो पूरी केंद्र तरीके की से हार सरकार, होगी। सुनिए एक मिनट, मैं आप ही का क्वेश्चन दूंगा, वो कार्तिक जी जवाब दे देना। अगर इस कृषि बिल पर ही चुनाव लड़ना है तो अपना कृषि कानून का प्रारूप लेकर के जनता के सामने आइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों में ये कमियां हैं, ये कानून बनना चाहिए। लाइए तो सही, खाली कानून भारत भूषण जी, आप लोग कह रहे हैं ना आपने किसानों के हितों के लिए काम किया, तो क्या एलनाबाद के किसान आपको चुनेंगे या फिर नहीं, एलनाबाद की जनता आपको चुनेगी या फिर नहीं, इसको लेकर इतना संशय क्यों है? आप कह रहे हैं आपने किसानों के लिए काम किया, आपने जनता के लिए काम हमें किया, कोई आप संशय विकास के नहीं लिए, है। हमने कहा में संशय है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ किसानों की बात पर ये चुनाव लड़ा जाना है तो हमने तो जो किसानों के लिए किया उसको सामने रखेंगे, ठीक है। जो कानून बनाए उसको सामने रखेंगे। इन्होंने और कांग्रेस बताए आकर के ओंकार सिंह जी। केंद्र के द्वारा 3 कानूनों में क्या कमी है और उनका उसके सामने क्या एजेंडा है कि किसानों के हितों के लिए ये कानून बनना चाहिए, तो कानून का प्रारूप सामने लेकर के जनता के बीच में आ जाए। ओंकार सिंह जी, जी आपको लगता है कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी एलनाबाद में? क्या उससे देखो, क्या जीत उससे तो क्लियर हो आज जाएगा? जनता सर के सवाल बीच सुन की लीजिए, है। सर सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सबसे प्लीज, पहले तो अपने सर सवाल तो सुनिए। सवाल मेरा ये है कि एलनाबाद उपचुनाव में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी? क्या इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा के किसान इस वक्त किसके साथ हैं और हरियाणा के किसान या सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका रुख करेगी, किस पार्टी का? आपको ये लगता है? बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, ये चुनाव ही इस बात पे लड़ा जा रहा है कि कृषि कानून सही है या गलत। इन पर वहाँ पे ग्रामीण साबित करना है ये कृषि बिल ठीक है या नहीं। अब मैं अपने भाई भारत भूषण की बात पर जवाब देना चाहता हूँ। ये जब भी डिबेट होती है इनको जवाब होता है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है ओंकार सिंह जी, कुछ तकनीकी समस्या दुरुस्त कीजिए एक बार जल्दी से। भारत भूषण जी, जी कांग्रेस को कहां मानते हैं इस वक्त पर? हालांकि अभी कांग्रेस से कोई प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाशिए पर तो नहीं समझ सकते कांग्रेस को भी, मुझे लगता है। कहां मानते हैं आप? देखिए, मुकाबले में है या नहीं? कांग्रेस के पास एक अच्छा विपक्ष है, मानते हैं विधानसभा में एक अच्छा विपक्ष है, लेकिन कांग्रेस उस विपक्ष की भूमिका को किस तरह से निभा रही है ये भी सबके सामने है। विधानसभा में जो प्रश्न करने हैं उनको वो सोचते हम सड़कों पर ले आएंगे, क्योंकि विधानसभा में वो कर नहीं पाते और जो प्रश्न उन्होंने किए विधानसभा में पूर्ण संतुष्टिपूर्ण उत्तर उनको विधानसभा के पटल पर दिए गए। अब कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस में हुड्डा जी और शैलजा जी दो अलग अलग गुट, तीसरा सुरजेवाला जी का गुट, 14 कैप्टन अजय यादव जी का गुट, इस प्रकार से किरण चौधरी जी का गुट, ये गुट है। अभी जैसे कहा था विपक्ष जनता के समक्ष, इस कार्यक्रम की जैसे हुड्डा साहब ने घोषणा की, तुरंत शैलजा जी ने कह दिया कि ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। तो अगर कांग्रेस का एजेंडा कुछ अलग है और हुड्डा साहब का एजेंडा कुछ अलग है तो उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव में क्या रहने वाली है। पहली बात तो इसी पे सुरफुटेबल हो जाएगी कि पवन बेनीवाल जी को शैलजा जी ने कांग्रेस ज्वाइन कराई और उधर से हुड्डा साहब का अपना कैंडिडेट होगा। तो जिस प्रकार तंवर साहब के साथ हुआ था उसी प्रकार से व्यवहार अब शैलजा जी के साथ हो रहा है। इनको तो पहले तो जो कैंडिडेट सेटल करने में, कैंडिडेट तय करने में ही कांग्रेस में आपस में फुटेबल हो जाएगी और जो कैंडिडेट रहेगा, जैसे पिछली बार सुरजेवाला साहब को जींद से उपचुनाव लड़वा दिया था, हो सकता है इस बार सुनने में आ रहा है कि हुड्डा साहब चाहते हैं, सुरजेवाला भी चाहते हैं कि कुमारी शैलजा लड़े इस बार वहां से चुनाव एलनाबाद से, तो हो सकता है और उसके बाद बलि का बकरा भी बना दे। तो कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी डामाडोल है कि वो ऐसी नाव में बैठे जिसमें छेद हो चुका है। अब वो नाव धीरे धीरे पानी भरेगा और वो डूबने को तैयार है। कांग्रेस का पड़ोसी राज्य पंजाब उदाहरण है, ये उदाहरण अब धीरे धीरे चलता तो लगेगा। कांग्रेस मुझको भारत का अभियान राहुल जी ने छेड़ रखा है, निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे वो। ठीक है, ओंकार सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार जी रखें अपनी बात। जी ऐसा सबसे पहले तो मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, आपके पास उम्मीदवार तो है नहीं, उम्मीदवार तो आप उधार का लेते हो। जींद चुनाव में भी उम्मीदवार आपने उधार लिया था,
इस बार भी उम्मीदवार से उधार का ले रहे हो। जीत गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चुनाव जीता ना चौधरी ओम प्रकाश, मेरी बात को पूरी होने दीजिए फिर बात कर लें। जो जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सजा याफ्ता की बात करते हैं, इनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के मुखिया कौन है, इनसे पूछें क्या ये सजा याफ्ता है, उनको पर टैग नहीं लगा हुआ। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार जिसके एसडीएम किसानों के सिर फोड़ने की बात करती है, सरेआम की कैमरे के सामने बोलती है कोई भी किसान सिर फूटे के बगैर नहीं जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री महोदय जिनका अपना बयान है कि किसानों के साथ में हर जिले से 500, 700, 1000 बंदे ऐसे खड़े हो जाओ और लठ का जवाब लठ से दो, पर्चे की परवाह नहीं ओंकार सिंह करनी, जी, जमानत की परवाह नहीं करनी। ओंकार सिंह जी, 2-4-6 महीने देखिए, अगर रहे होगे जेल में तो नेता बन के बाहर निकलोगे। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, ये जनता सब देख रही है, ऐसी बात नहीं है। जनता को पता है क्या करना है। आज अगर ये इलाहाबाद का चुनाव है, मात्र उपचुनाव नहीं है, ये कृषि बिलों की हार और जीत का चुनाव है। ये इस बात का प्रमाण होगा क्या अभय सिंह चौटाला जी जनता के नेता के रूप में स्वीकार्य है या नहीं स्वीकार्य है। क्या आने वाली सरकार इन नालों की बनेगी या नहीं बनेगी। ये जो कह रहे हैं जीतेंगे, इनके तो कैंडिडेट नहीं है खड़े होने के लिए। ओंकार सिंह जी, इनको उधार ओंकार के सिंह कैंडिडेट लेने पड़ रहे हैं। जी, रुकिए, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह आप चलते जा रहे हैं। एक सवाल सुनिए पहले मेरा, मुझे बताएं कि आप क्या किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर इनेलो पार्टी की बात की जाए, एक ही विधायक थे आपके और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, दोबारा से चुनाव बेशक आप लड़ रहे हैं, लेकिन हाशिए पर जा चुकी है पार्टी को फिर से खड़ा करना, ये अपने आप में इनेलो के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और आप अगले विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हाशिए पर जा चुकी थी, एक समय था, वो समय निकल चुका है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जेल से बाहर होकर रिहा के होकर जब भी आए हैं, पूरे हरियाणा के जिस प्रकार के उनके तूफानी दौरे हुए हैं और जिस प्रकार की जिले की मीटिंगें हुई हैं, जींद की रैली सबने देखी है। भाई अभय सिंह चौटाला को उम्मीदवार घोषित करने के लिए जो रैली इकट्ठी हुई, जो जनता का भीड़ इकट्ठी हुई, वो सबने देखी है। आज इनेलो जो है ना, अपनी होंद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आज साबित करना पड़ेगा बीजेपी को। इनके पास ठीक है गिनती बल तो है, लेकिन आज ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज ये कोई भी घोषणा करते हैं तो जनता इनकी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि ना तो 15 लाख रुपए आए, ना 2 करोड़ नौकरियां आई, और हरियाणा में 5 किलो अनाज तो मिला। उस थैले के ऊपर जिसमें 5 किलो अनाज मात्र 70 या 80 रुपए का था, उस थैले की कीमत अनाज से ज्यादा थी। मतलब दाढ़ी से मूछें लंबी, उसके ऊपर बड़ी बड़ी फोटो में प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की और उप मुख्यमंत्री जी की लगी है, जैसे अनाज अपने बाप दादा की जमीन बेचकर दे रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जरा भाषा का अच्छा ओंकार सिंह जी, मर्यादा के साथ बात करेंगे प्लीज। देखिए, यहाँ पर बात इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस वजह से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया उसके बाद दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में क्या जनता का भरोसा एक बार फिर से अभय चौटाला जीत पाएंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, उसी मुद्दे पर स्टिक रहते हैं और उसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं। भारत भूषण जी, क्या आपको लगता है कि अगर अभय चौटाला यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले समय में इनेलो का भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव जीतना ना जीतना तो अंतिम मतदाता के हाथ में होता है, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूं, मैं फिर भी ये कह रहा हूं, आपको भी ये प्रश्न जरूर एक मीडिया के नाते रखना चाहिए कि भाई अगर कृषि कानूनों के विरोध में चुनाव में जा रहे हैं तो आप ये बताइए कि केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को आप रद्द करना चाहते हैं तो उसका अल्टरनेट दोनों पार्टियों के पास या जो और भी कोई राजनीतिक दल आता है चुनाव लड़ने, उसके पास उन कृषि कानूनों का अल्टरनेट क्या कानून है कि ये होना चाहिए ताकि देश की और प्रदेश की जनता को लगे कि एक राजनीतिक दल वास्तव में सीरियस है किसान के हितों के कानून बनाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहती है कि पहले तो ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जिस प्रत्याशी को जिता करके उन्होंने विधानसभा पे भेजा, उन्होंने वहां से त्याग पत्र दे दिया, तो जनता ने देख लिया कि साल भर से 8 महीने से सीट खाली है, विकास के कार्य नहीं कर पाए, बातचीत नहीं कर पाए, कोई समस्या वो नहीं रख पाए। अगर अब जीत जाते हैं और 2 महीने बाद वो फिर कहते हैं मैं तो रिजाइन करने वाला हूं, तो इस प्रकार का धोखा जो है जनता स्वीकार नहीं करेगी। इस किए हुए धोखे और अपमान का जनता ये बदला इस तरीके से लेगी कि कोई बात नहीं, जब आपको लगेगा कि अब आम चुनाव होगा उस समय आप चुनाव में आइए। इस समय भाजपा को और गठबंधन की सरकार है, हमें ऐसा चाहिए जो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके, विकास का काम कर सके, इसके चुनाव नहीं जीतेंगे। और अगर ये मैंडेट बनाना चाहते हो तो मैं क्लियर बात करता हूं, अपना चुनाव का एजेंडा घोषित करें कि कृषि कानून ये होने चाहिए। अपने आप को किसान हितैषी का दावा करते हैं दोनों पार्टियां, लेकर के आए, हमने तो अपना एजेंडा जारी कर रखा है, हम तो वो काम कर रहे हैं जो हमें लगता है किसान के हित में और हम कर रहे हैं।
अगर इनको इससे अच्छे विरोध और कोई काम लगते हैं तो उनको सामने लेकर के आना चाहिए कि कृषि कानूनों में ये कमी है ठीक है। और इसकी जगह ये कानून बनना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है और लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एलनाबाद उपचुनाव में किस तरीके से जनता का भरोसा जीता जाए, क्योंकि एलनाबाद का उपचुनाव मात्र उपचुनाव नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं ये इज्जत और सम्मान की नजरों से भी देखा जा रहा है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि गठबंधन के रूप में चुनाव को लड़ेगी, क्या इस सीट पर काबिज हो पाएगी या फिर अभय चौटाला एक बार फिर से भरोसा जीत पाएंगे या कांग्रेस इस बार भरोसा जीत पाएगी एलनाबाद की जनता का? ये आने वाला वक्त बताएगा। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।